नमस्कार। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस की चर्चा आजकल चारों ओर खबरों में, न्यूज़ में छाई हुई है। कुछ राज्य सरकारों ने तो अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस स्कीम को हटाने की मांग की है और ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसे ओपीएस कहते हैं, वापस लाना चाहते हैं। दूसरी ओर नई टैक्स रेजीम को डिफॉल्ट टैक्स रेजीम का दर्जा भी दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे एनपीएस स्कीम्स के बारे में, इसके फायदे क्या क्या हैं और क्या एनपीएस का आकर्षण बरकरार है न्यू टैक्स डिफॉल्ट टैक्स रेजीम में। दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बैंकर से चर्चा विद आशीष कपूर। अब एनपीएस के मेन फीचर्स पर एक जल्दी से हम नजर डाल लेते हैं। एनपीएस एक वॉलंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसे पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। जिन सब्सक्राइबर की उम्र 18 से 70 वर्ष तक है वो उसमें शामिल हो सकते हैं। एनपीएस अकाउंट आप मैक्सिमम 75 ईयर्स तक रख सकते हैं। हाँ, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओज के लिए एनपीएस स्कीम लागू नहीं है। एनपीएस एक बहुत महत्वपूर्ण सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म है जिसे वाजपेयी साहब की सरकार ने 2004 में प्रारंभ किया था। हालांकि ये स्कीम पहले सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजाइन करी गई थी। 2009 से ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए लागू है, फौजी भाइयों को छोड़कर। और अब तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो ओसीआईज होते हैं वो भी एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो ऑल यू एनआरआईज एंड ओसीआईज आउट देयर, अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी खर्चे की चिंता न करते हुए इंडिया आते जाते रहना चाहते हैं, एंड इफ यू वांट टू मेंटेन इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू ग्रोइंग इंडियन इक्विटी एंड डेट मार्केट्स, तो आप एनपीएस के बारे में एक बार सीरियसली सोचिएगा जरूर। जो सब्सक्राइबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं आते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल्स हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड या ओसीआईज, वो एनपीएस के ऑल सिटीजन सेक्टर के अंतर्गत अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट दो तरीके से खोला जा सकता है। पहला, किसी रजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पीओपी चैनल द्वारा, जो कि एक बैंक हो सकता है, नॉन बैंक भी हो सकता है, और आप वहां फिजिकली जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा, एनपीएस ट्रस्ट के ई एनपीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आप किसी भी 3 सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज यानी सीआरएस के साथ अकाउंट, एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं, जहां पे खोलने के बाद आपको एक प्रैन नंबर यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है। अगर आप ई एनपीएस अकाउंट डायरेक्टली खोलते हैं तो आप ये जो पीओपी के रेगुलर एनुअल चार्जेस होते हैं उसको आप सेव कर सकते हैं, which is somewhat similar to intermediary cost savings under mutual fund direct plans। आज की तारीख यानी अप्रैल में 2023 में 3 सीआरएज रजिस्टर्ड हैं। हैदराबाद बेस्ड केफिन टेक्नोलॉजीज, प्रोटियन ई गव टेक्नोलॉजीज, इसका पुराना नाम एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रा था, और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज या कैम्स। कुछ सीआरएस वेबसाइट के थ्रू नेट बैंकिंग से अगर आप 9:30 AM IST के पहले किसी भी वर्किंग डे में कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर करते हैं तो आपको सेम डे एंड एनएवी भी मिलना पॉसिबल है। अदरवाइज आपकी जो पेंशन फंड यूनिट्स होते हैं नॉर्मली 2 दिन के बाद वाले एनएवी से क्रेडिट हो जाते हैं अकाउंट में। अच्छा, विद इन द ओवरऑल एनपीएस सिस्टम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी पीएफआरडीए ने एक सेपरेट स्कीम अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड अटल पेंशन योजना एपीआई स्थापित की है। वो भी काफी पॉपुलर साबित हुई है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। अब एनपीएस से सब्सक्राइबर्स को 3 मुख्य फायदे होते हैं। लो कॉस्ट, ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा है हाई मार्केट लिंक रिटर्न पोटेंशियल। एंड थर्ड, फाइनली, टैक्स बेनिफिट्स ऑन बोथ कंट्रीब्यूशन स्टेज एंड नॉर्मल एग्जिट स्टेज। अच्छा, पहला अगर हम देखें तो एनपीएस एक लो कॉस्ट पेंशन स्कीम है जो आप मिनिमम 1,000 रुपए के साथ अकाउंट ओपन करके ऑपरेट कर सकते हैं सालाना। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर की कोई लिमिट नहीं है इस अकाउंट में। सब्सक्राइबर अपने एनपीएस अकाउंट को कभी भी 24 घंटे 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइबर्स को काफ़ी चॉइस मिलती है अपने पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, सीआरए सिलेक्ट करने में, पेंशन प्लान चूज करने में, या फिर एसेट एलोकेशन भी करने में आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन 4 क्षेत्र में बांट सकते हैं अंडर द एक्टिव चॉइस ऑप्शन। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दोनों में आप अप टू 100% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं।
इक्विटी में आप मैक्सिमम 75% कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड है आपके एज के हिसाब से, दैट इज अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज। आप जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन करें, यू कैन पुट इन इक्विटी एनपीएस स्कीम अप टू मैक्सिमम ऑफ 75%। और लास्ट वन है ऑल्टरनेट एसेट्स, जिस क्योंकि ये हाई रिस्क होता है, उसमें मैक्सिमम 5% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन कैन गो टुवर्ड्स ऑल्टरनेट एसेट्स। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा एनपीएस का फायदा है कि इसमें हाई मार्केट रिटर्न पोटेंशियल होता है अगर सब्सक्राइबर इसमें लंबे समय तक कमिटेड रहे तो। जैसे म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स या गेन्स रीइन्वेस्ट होते हैं और एनओवी की जो ग्रोथ कंपाउंडिंग से कारण बढ़ती है, वैसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा एनपीएस में भी साफ दिखाई देता है, क्योंकि आप इसमें लंबे समय तक 25-30 सालों के लिए या उससे भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो कि रिटर्न सहित आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इक्विटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इत्यादि में निवेश किया जाता है। चलिए हम एनपीएस ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर एक इंडिविजुअल के रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के अनुसार क्या पेंशन अमाउंट मिल सकता है उसका एक नमूना देखते हैं। अभी मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जो आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे। जी हाँ, स्क्रीन पर आप एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट का कैलकुलेटर सेगमेंट आपको अभी दिख रहा होगा। अब मान लेते हैं कि एक 35 साल का सब्सक्राइबर है जो हर महीने 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये महीना कंट्रीब्यूट करता है टिल एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी 35 to 60, 25 ईयर्स के लिए कंट्रीब्यूशन पीरियड है। और मान लीजिए कि उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो 10% है फ्रॉम मिक्स ऑफ बॉन्ड्स, इक्विटी मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 60 साल की उम्र में जब वो एग्जिट करता है, वो मैक्सिमम अलाउड जो है 60% लमसम विड्रॉ कर लेता है, ये अजम्पशन है, और 40% अमाउंट की वो एन्युटी खरीद लेता है, जिसकी एन्युटी रेट एक्सपेक्टेशन उसकी 6% है। इन अजम्पशंस के साथ आप देखते हैं कि क्या पेंशन मिलेगी उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सो ये कंट्रीब्यूशन 1000 से बढ़ा के हम 10,000 कर देते हैं। जी हाँ, इन अजम्पशंस के साथ अगर आप देखिए तो उसको मंथली पेंशन मिलेगी 26,758, जो कि लगभग एनुअल बेसिस पे 3.2 लाख है। अब क्योंकि उसको ज्यादा पेंशन अमाउंट चाहिए, वो सोचता है कि इन्वेस्टमेंट पीरियड में 30% या 10 साल से बढ़ा देता हूँ, तो एज ऑफ ज्वाइनिंग हम 25 साल कर देते हैं, एग्जिट एज 60 ईयर्स, और बाकी सारे वेरिएबल्स सेम रखते हैं। अब जाहिर है कि मंथली पेंशन भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन टेन्योर 10 साल से 30% बढ़ा है। सवाल है कि किस अमाउंट से पेंशन बढ़ेगी, 30%, 50%, 75%, कितना? तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो 30% टेन्योर बढ़ने से मंथली पेंशन 26,700 से बढ़ के मोर देन 76,000 मंथली हो जाती है, यानी अबाउट 180 to 200% इंक्रीज, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज। एक चेतावनी, सब्सक्राइबर की अजम्पशन ये है कि उसे 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर साल मिल रहा है, जबकि रियल लाइफ में कभी कम मिल सकता है और काफी सालों में ज्यादा भी मिल सकता है। अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पीएफआरडीए के चेयरमैन साहब ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा था कि एनपीएस इक्विटी स्कीम हैज गिवन 12% एवरेज एनुअल रिटर्न सिंस इंसेप्शन, बट जैसे आप सब लोग जानते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। अगर आप मंथली पेंशन पे आउट बढ़ाना चाहते हैं तो आप तीन चीजें कर सकते हैं। पहला, आप टेन्योर लंबा कर सकते हैं, जल्दी ज्वाइन करें, या अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं इन योर 50s तो पेंशन विड्रॉल 60 ईयर्स के बजाय 65 साल के बाद कर सकते हैं। दूसरा, लमसन विड्रॉल जो है 60% से कम कर सकते हैं टू 50%, 30% और इवन जीरो। तीसरी बात है कि ये कंट्रीब्यूशन अमाउंट आप कभी भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप भी एक बड़ा एनपीएस कॉर्पस चाहते हैं तो आप जितना लंबे समय तक बने रहेंगे, आपको उतना ही फायदा देखने को मिल सकता है। तीसरा बेनिफिट एनपीएस का क्या है? टैक्स बेनिफिट्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एनपीएस स्कीम्स। टैक्स बेनिफिट्स आपको दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेज में मिलते हैं और एग्जिट स्टेज पे। एनपीएस स्कीम में दो तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट जो मैंडेटरी है, और हम इसकी बात पूरे वीडियो में टीयर 1 अकाउंट की बात कर रहे हैं। दूसरा होता है टीयर 2 अकाउंट, जो एक ऑप्शनल सेविंग्स चेक इन अकाउंट की तरह होता है। टीयर 1 अकाउंट में टैक्स डिडक्शंस एप्लीकेबल हैं, टीयर 2 में कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। कंट्रीब्यूशन स्टेज में टीयर 1 एनपीएस अकाउंट से 3 टैक्स एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, सेक्शन 10 CCD 1 के दिए गए लिमिट्स के अनुसार
गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को रूल्स के अनुसार सेट डिडक्शन एक मिलता है विद इन द ओवरऑल 1.5 लाख 80 सीसी लिमिट, तो 1.5 लाख की मैक्सिमम पॉसिबल डिडक्शन पॉसिबल है इधर। दूसरा है कि 50,000 एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीबी 1B भी मिलता है। तो तीसरी टैक्स एडवांटेज होती है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 2 के हिसाब से ओवरऑल 7.5 लाख डिडक्शन होती है फॉर एनपीएस, पीएफ एंड सुपर एनुएशन फंड कंबाइंड। ये तीनों डिडक्शंस, टैक्स डिडक्शन जो हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउड है, लेकिन सिर्फ तीसरी डिडक्शन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन न्यू टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में परमिटेड है। अच्छा, अगर हम टैक्स ऑन एग्जिट के बारे में बात करें तो आप 60 साल की उम्र होने के बाद कभी भी एनपीएस से एग्जिट कर सकते हैं। मैक्सिमम 75 ईयर्स तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं एनपीएस अकाउंट के साथ। प्रीमेच्योर विड्रॉल 60 साल के से पहले कुछ सिचुएशंस में अलाउड है, तो नॉर्मल एग्जिट 60 साल के बाद ही होता है। एनपीएस से एग्जिट करने पर मैक्सिमम 60% तक लंप सम विड्रॉल अलाउड है, जो कि पूरी टैक्स फ्री है। अब 60% लंप सम विड्रॉल बहुत होता है आपके इमीडिएट गोल्स के लिए, चाहे वो वर्ल्ड टूर करना हो, भारत दर्शन करना हो या नया घर बनाना हो। हाँ, रिटायरमेंट के बाद अगर आपको लास वेगस का कोई कसिनो खरीदना है तो शायद 60% लंप सम कम पड़ सकता है। बाकी जो मिनिमम 40% एनपीएस कॉर्पस अमाउंट है पर भी कोई टैक्स, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इस अमाउंट को, इस 40% अमाउंट को आप एक ऑथराइज प्रोवाइडर जो आप चूज कर सकते हैं उससे एक एन्युटी पॉलिसी लेनी पड़ेगी, और इस एन्युटी पॉलिसी पे भी जीएसटी नहीं लागू होगा। लेकिन जो एन्युटी पेंशन इनकम आपको है वो करंटली इट इज सब्जेक्ट टू टैक्स विदाउट स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट, क्योंकि एन्युटी को अदर इनकम के दायरे में आती है, जबकि सरकारी कर्मचारियों की जब जो ओपीएस पेंशन है वो सैलरी हेड में आती है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि पूरा 100% एनपीएस कॉर्पस 60 इयर्स के एग्जिट पर टैक्स फ्री होता है। जबकि अगर आप इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड जब एग्जिट करते हैं सो तो वहां सिर्फ 1 लाख के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं पर ईयर वो टैक्स फ्री होता है, आजकल कल हो या ना हो। टैक्स प्लानिंग के हिसाब से कुछ लोग ये जो 1 लाख का कैपिटल गेन्स है और इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड मिलता है जो टैक्स फ्री है आजकल, उसको एनपीएस में अप टू 75% इक्विटी में दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो एग्जिट पर जैसे मैंने बताया 100% टैक्स फ्री एग्जेम्प्ट होता है, और एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन पर भी टैक्स डिडक्शन मिलता है। तो इस तरह इन लोगों को 3 तरीके से फायदे होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एग्जाम्पशन अप टू ₹1 लाख ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, 1.5 लाख प्लस 50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, और तीसरा टैक्स एग्जेम्पशंस ऑन नॉर्मल एनपीएस एग्जिट। अच्छा, अब एन्युटी पॉलिसी की हम बात करें तो वो काफ़ी टाइप्स की काफ़ी चॉइसेस अवेलेबल हैं उसमें। जैसे कि नंबर 1, एन्युटी पॉलिसी सिर्फ सब्सक्राइबर के लाइफ टाइम तक, एक वो ऑप्शन है, अवेलेबल है। दूसरा, एन्युटी पेंशन पहले सब्सक्राइबर के लाइफ टाइम तक, उसके बाद अपने स्पाउस, हस्बैंड वाइफ के लाइफ टाइम तक। तीसरा, एन्युटी पॉलिसी जिसमें पेंशन सब्सक्राइबर के लाइफ टाइम तक मिलेगी, उसके बाद स्पाउस के लाइफ टाइम तक, और दोनों के बाद कुछ अमाउंट, कैपिटल अमाउंट नॉमिनी बच्चों के को भी लिया जा सकता है। ऐसे 2-3 पॉलिसी ऑप्शन और भी हैं। खबरों के अनुसार आप कंट्रीब्यूशन को आप कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज भी आगे जाके ले पाएंगे टू मैक्सिमाइज योर अर्निंग्स पोस्ट रिटायरमेंट। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि ओल्ड रेजीम हो या न्यू टैक्स रेजीम, एनपीएस लॉन्ग टर्म में फायदेमंद ही साबित होगा, क्योंकि आप एक लंबे समय तक इसमें जुड़े रहते हैं, जिससे इनकंसिस्टेंसीज इवन आउट हो जाती हैं। आप अपने पीएफआरडीए रजिस्टर्ड रिटायरमेंट एडवाइजर जो ड्यूली अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटर्स हैं, उनसे सलाह लेकर अपने लाइफ सिचुएशन, गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। अगर आप एनपीएस और ओपीएस को कंपेयर करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम के सबसे बड़ा नुकसान जो है कि ये एक अनफंडेड स्कीम है, जो कि सरकारी तिजोरी, सरकारी गवर्नमेंट फाइनेंसेस को खाली कर सकती है। अगर ओपीएस स्कीम वापस आती है किसी तरीके से तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्यूचर में बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, जो आप और हमको ही भरना पड़ेगा। इसलिए अच्छा होगा कि एनपीएस में सरकारी कर्मचारियों के जो भी पेन पॉइंट्स हैं और जो भी टैक्स इश्यूज हैं सब सब्सक्राइबर जो फेस कर रहे हैं, उसको अफसरान और पैनल कमेटी जल्दी सेटल करे, ताकि एनपीएस और नई टैक्स रेजीम दोनों को और बुलंद बनाया जा सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज की ये चर्चा आपको पसंद आई। इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए चर्चे पर, एक नए विषय लेके। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, थैंक यू, जय हिंद।